हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे मॉडल सी एबीएम पेपर का यूनिट 22 ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उसका पार्ट 4। इसमें हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी एंड जेंडर इश्यूज। तो पहले हम लोग डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट देखेंगे, उसके बाद जेंडर इशू देखेंगे। तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन द वर्कफोर्स। तो आजकल जो है वर्किंग इन्वायरमेंट में बहुत सारे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। तो बोल रहा है कि नीड टू स्टडी द डिग्री टू विच द करंट थ्योरीज एंड प्रैक्टिस हैव इनकॉर्पोरेटेड इशू ऑफ डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। तो अभी हमारे जो भी करंट थ्योरी और प्रैक्टिस हैं वो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में कहाँ तक इफेक्टिव है वो हमें देखना है। तो ट्रेडिशनली एचआर सिस्टम बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ होमोजिनिटी, पहले जो हमारा ट्रेडिशनली जो हमारा एचआर सिस्टम था वो होमोजिनिटी पे बेस्ड था। दे प्रमोट सिमिलैरिटी नॉट डाइवर्सिटी। तो वो सिमिलैरिटी को प्रमोट करते थे, डाइवर्सिटी को नहीं। तो इसी को होमोजीनियस प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहते थे। तो होमोजीनियस रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज रेफरिंग टू द टेंडेंसी ऑफ सिलेक्शन एंड प्रमोशन सिस्टम टू अलाउ ओनली दोज एम्प्लॉय टू पास थ्रू हु फिट विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डोमिनेंट कोएलिशन। मतलब जो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी जिस चीज़ की, उस चीज़ में जो लोग प्रोमिनेंट होते थे उन लोगों को वो लोग थ्रू रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस के लिए लेते थे और प्रमोशन के लिए सिलेक्ट करते थे। तो द एप्टीट्यूड टेस्ट यूज्ड फॉर मास सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट आर ऑल्सो डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट इट सिलेक्ट्स द कैंडिडेट विद सिमिलर एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते थे सिलेक्शन के लिए रिक्रूटमेंट के टाइम पे, तो वो भी इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे कि उसमें आप एक ही तरह की एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी के कैंडिडेट को चूज कर सकते थे। तो वंस दैट एबिलिटी और द कॉम्पिटेंसी बिकम्स ऑब्सोलीट द इंटायर वर्क ग्रुप बिकम्स रिडंडेंट। और अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लीजिए जिस एबिलिटी के साथ आपने एम्प्लॉयज़ को लिया है अब उसकी ज़रूरत आपको नहीं रही, तो वो पूरा का पूरा वर्क ग्रुप जो है वो आपका उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता था। फॉर एग्जाम्पल इन 1970s एंड 1980s, जब 1970 और 1980 के दशक में जब इंडियन बैंक ने न्यूमेरिक एबिलिटी वाले लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया था, लेकिन जब बाद में जब 1990s में जब कंप्यूटराइज हो गया था बैंकिंग, तो उस टाइम के बाद से जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले लोग थे उनका वो जो क्वालिटी था उसको बैंक पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कैलकुलेटिव वर्क जो है वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दिया जाता था। और पहले जो होता था आपको हर चीज़ मैनुअली कैलकुलेट करनी होती थी। जैसे मान लीजिए किसी को एफडी पे इंटरेस्ट देना हो या किसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना हो कि उसका कितना इंटरेस्ट होता है, कितना ईएमआई होता है, कितना ड्यू बाकी है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको डे टू डे कैलकुलेटिव में आज तो आप कंप्यूटर में करते हो, आपको तुरंत वो मिल जाती है। लेकिन पहले जब लेजर के टाइम पे ये सारी चीज़ें मैनुअली कैलकुलेट करनी होती थी। तो उस टाइम पे ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले जो लोग लिए जाते थे वो काफ़ी अच्छा उसमें काम करते थे। लेकिन अब उन सब कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सारा का सारा काम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि उसके बाद क्या हुआ कि जब ऐसे लोगों की जो क्वालिटी थी वो अब यूटिलाइजेशन में नहीं रही, तो उसके बाद क्या हुआ दैट ऑल बैक ऑफिस जॉब्स हैव बीन टेकन ओवर बाय द कंप्यूटर्स विद ग्रोइंग कंपटीशन बिटवीन द बैंक। द सेलिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स हैव बिकम मोर इन डिमांड। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब बैंकिंग में कंपटीशन बढ़ने लगी तो बैंक को सेलिंग और मार्केटिंग स्किल्स वाले लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, एंड बैंक फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ री स्किलिंग द स्टाफ इनटू द मार्केटिंग स्किल्स। तो अब उनको वो जो स्टाफ थे उनको मार्केटिंग स्किल्स के साथ री स्किल करना पड़ा। देयर इज अ ड्रास्टिक शिफ्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ पीपल ऑफ बैक ऑफिस वर्क एंड फ्रंट ऑफिस जॉब्स रिक्वायरिंग इंटरपर्सनल स्किल्स। Thus, having people with heterogeneous and complementary skills are always beneficial for the organization. तो बैंक को इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम होने लगे जब उन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले लोगों को लिया था, फिर उनको मार्केटिंग स्किल्स में उनको रीस्किल करना पड़ा। तो जो भी बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस के लोग थे उनको उनके जॉब को इंटरपर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होने लगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हम हेट्रोजीनस स्किल्स वाले लोगों को अगर हम काम पे रखते हैं तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब दे रहा है कि मॉडर्न एम्प्लॉयर्स नाउ इनकरेज डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। अब अभी जो मॉडर्न एम्प्लॉयर्स हैं वो डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं वर्क प्लेस पे। व्हेन वर्क ग्रुप डाइवर्सिटी इज मैनेज्ड इफेक्टिवली ग्रुप डेवलप प्रोसेसेस। अगर डाइवर्सिटी को हम लोग अगर इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, जैसे अलग अलग तरह के लोगों को जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर से वो आए हुए हैं, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज है, तो ऐसे लोगों को हम लोग
डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं तो उनका जो ग्रुप डेवलप है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का वो काफ़ी अच्छा से होता है। तो यहाँ पे द 3 प्रीडोमिनेंट ट्रेडिशनल HR अप्रोचेज फॉर मैनेजिंग डाइवर्सिटी, ये HR अप्रोच दिए गए हैं जो कि डाइवर्सिटी को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, जिसमें पहला है डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट, दूसरा है डाइवर्सिटी सेंसिटिविटी और तीसरा है कल्चरल ऑडिट्स। तो पहला जो है हमारा डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट, ये अप्रोच क्या है? डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट अप्रोच इंक्रीजेज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो है जो अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एथनिक और कल्चर्स के जो लोग आते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। द गोल ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज टू क्रिएट डाइवर्सिटी बाई चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस डेमोग्राफिक कंपोजिशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, मतलब उसमें जितने तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग एथनिक, अलग अलग कल्चर के लोग को उसमें अडॉप्ट करना, उनको रिक्रूट करना। तो इससे क्या होता है कि डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट अप्रोच में आपको सहायता मिलता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एम्प्लॉयर सीम्स टू एज्यूम दैट इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी एंड एक्सपोजर टू माइनॉरिटी एम्प्लॉयज विल रिजल्ट इन इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग डाइवर्सिटी को जितना ही बढ़ा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है और उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। अभी नेक्स्ट है डाइवर्सिटी सेंसिटिविटी अप्रोच। डाइवर्सिटी सेंसिटिविटी अप्रोच क्या है फ्रेंड्स? एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल डिस्टेंस एंड अटेम्प्ट्स टू टीच इंडिविजुअल मेंबर्स अबाउट कल्चरल डिफरेंसेस वाया ट्रेनिंग। अब जैसे डिफरेंट कल्चर के अगर लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस का क्या काम होता था कि वो ऐसे लोगों में दूरियां पैदा ना हो या वो एक दूसरे से अलग अलग ना रहें, उनको पास लाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने उनके जो कल्चरल डिस्टेंस है, एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल डिस्टेंस एंड अटेम्प्ट टू टीच इंडिविजुअल मेंबर्स अबाउट कल्चरल डिस्टेंस। उनमें जो कल्चरल डिफरेंसेस थे उसको वो लोग ट्रेनिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करते थे और उसको दूर करने की कोशिश करते थे। ऑफन ट्रेनिंग सेशंस आर हेल्ड टू हेल्प सेंसिटाइज एम्प्लॉयज टू स्टीरियोटाइप डिफरेंसेज ऑफ वेरियस एम्प्लॉय, रेशियल, एथनिक एंड जेंडर ग्रुप्स। और वहाँ पे ट्रेनिंग में ये बताया जाता था कि एम्प्लॉयज़ को स्टीरियोटाइप नहीं होना है, वो अलग अलग रेशियल्स, एथनिक और जेंडर ग्रुप्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए। The purpose is to promote communication and understanding and build relationship among members of different background। और ट्रेनिंग का हमारा पर्पस क्या होता था? इस तरीके के डाइवर्सिटी सेंसिटिविटी अप्रोच जो होते थे कि उनमें जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं उनमें कम्युनिकेटिंग क्रिएट करना, ताकि वो एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो मेंबर्स के बीच में जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए थे। तीसरा स्ट्रैटेजी है द कल्चरल ऑडिट्स। कल्चरल ऑडिट्स क्या है? जनरली ट्राइज टू डिटरमाइन व्हाट इज ब्लॉकिंग द प्रोसेस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल एम्प्लॉय। जो नॉन ट्रेडिशनल एम्प्लॉय हैं उनको एक्चुअली क्या ब्लॉक कर रहा है वो कल्चरल ऑडिट्स में हम लोग देखते थे। डेटा इज कलेक्टिंग थ्रू सर्विस टू एसेस वेरियस डेमोग्राफिक ग्रुप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर ऑब्स्टैकल दे फेस इन द करंट कल्चर। मतलब जो लोग अलग अलग ग्रुप से आए हुए हैं उनको करंट कल्चर में काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है ये यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता था। दिस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट देयर फीलिंग्स अबाउट द प्रीडोमिनेंट कल्चर एंड द डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स। जो प्रीडोमिनेंट कल्चर और डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स हैं उनके बीच में ये लोग एक जो गैप होती है, गैप को दूर करने की ये लोग कोशिश करते थे और उसमें इनको मदद मिलती थी। कंडक्टिंग कल्चरल असेसमेंट एज एन आइसोलेटेड स्ट्रेटजी इज लाइक टू फेल अनलाइक इट इज़ लिंक टू HR सिस्टम। तो ये जो स्ट्रेटजी थी इसको HR सिस्टम से लिंक किया गया ताकि ये फेल ना हो। तो यहाँ पे दे रहा है कि मैनेजिंग डाइवर्सिटी इज अ म्यूचुअल प्रोसेस एंड द न्यू कल्चरल एंड HR स्ट्रेटजी मस्ट बी डिजाइन टू बी इंक्लूसिव टू अलाउ ऑल मेंबर टू कंट्रीब्यूट टू देयर पोटेंशियल। तो डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए HR ने एक क्या स्ट्रेटजी बनाई जिसमें कि जो सारे मेंबर हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए और सबका कंट्रीब्यूशन उसमें ज़रूरी होता था। तो ये देखना HR स्ट्रेटजीज में इसको एक न्यू कल्चर मतलब वो लोग बनाते थे जो HR स्ट्रेटेजी थे, जिसमें कि जो आपके प्रीडोमिनेंट और डोमिनेंट जो ग्रुप्स हैं वो एक साथ मिलजुल कर काम कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें। कल्चरल ऑडिट नॉट ओनली नीड्स टू फोकस ऑन द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स बट ऑल्सो आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रुप। कल्चरल ऑडिट का सिर्फ ये काम नहीं होता था कि वो लोगों में डिफरेंसेस को केवल फोकस करे, बल्कि उसका ये भी काम होता था कि ग्रुप में क्या सिमिलैरिटीज है वो उसको भी आइडेंटिफाई करे। दैट द कल्चर एंड सपोर्टिव HR सिस्टम कैन री इन्फोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल
ऑब्जेक्टिव जो कि कल्चर को और एचआर सिस्टम को सपोर्ट करे और वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनको हेल्प मिल सके। यहाँ पे फ्रेंड एक वर्ड यूज हुआ है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास है इंट्रेंस ऑफ फ्यू डाइवर्स वर्कर्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन में फॉल फ्लैट बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड और ओवर एक्सपोजर इन द रोल एज टोकन। कि कुछ ऐसे डाइवर्स वर्कर्स होते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिनको कि कभी कभी ऐसा लगता था कि वो एकदम ही अलग है या फिर वो ओवर एक्सपोज किए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ही क्रिटिकल मास कहा जाता था। When the organization is growing or expanding and hiring with greater frequency, it allows faster achievement of diversity goal. However, when the expansion is slow or non-existence or during downsizing, it becomes difficult to achieve the diversity objectives. अभी बोल रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से ग्रो कर रही है, एक्सटेंड कर रही है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के डाइवर्सिटी के लोगों को अगर वो हायर कर रही है तो उसका जो डाइवर्सिटी गोल है वो अचीव हो जाता है जल्दी से, और जिनमें अगर ये स्लो है या बहुत ही कम है तो उनको डाइवर्सिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी मैनेजमेंट था। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज जेंडर इशू। जेंडर इशू क्या है फ्रेंड्स? मेनी जॉब्स हैव प्रेफरेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर जेंडर बोथ फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड वर्क प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो एम्प्लॉयर और वर्कर्स होते थे इनके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी जॉब में जो है एक पर्टिकुलर जेंडर की ज़रूरत होती थी। ये क्या चीज़ पे आपका बेसिस होता था? ये इसका बेसिक होता था फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कंसिडरेशन। जैसे अगर जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ जैसे लोगों की ज़रूरत होती थी तो वहाँ पे मेंस को प्रेफर किया जाता था, और जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और इमोशनल एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती थी वहाँ पे वुमेन्स को प्रेफर किया जाता है। तो नाउ वुमेन आर विलिंग टू एक्सेप्ट ऑल सॉर्ट ऑफ जॉब्स। अभी जो वुमेन है ऑल सॉर्ट ऑफ जॉब्स को काम करने के लिए हैं, वो पुलिस, पायलट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जॉब है जहाँ पे कि वो सक्सेसफुली हैंडल कर रही हैं। और नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो बोल रहा है फ्रेंड्स कि मेन पॉइंट जो है इसमें बहुत सारा ये दिया हुआ है, इतना हम लोगों को नहीं देखना है। इसमें दे रहा है कि द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन हैव कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड इन रिसेंट ईयर इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो वुमेन के लिए बहुत सारे जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन थे वो अभी काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे एक बोल रहा है कि पहले जो था यूके में लेबर मार्केट ट्रेंड 2001 में ये देखा गया कि वहाँ पे पे डिस्पैरिटीज़ थी जो कि वुमेन के लिए सही नहीं था, क्योंकि उनको सिमिलर काम के लिए उनको कम पैसे मिलते थे। यहाँ पे बोल रहा है कि वुमेन गॉट 82% ऑफ द एवरेज आवरली अर्निंग एज कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी जहाँ वुमेन मेन्स को 100% वेज मिलता था उनको 82% ही मिलता था। तो बाद में फिर यहाँ पे दे रहा है, देखिए कि द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये हमारी इंडिया की बात हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया जिसमें कि पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन एम्प्लॉयज एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर अगेंस्ट वुमेन। तो वहाँ पे इक्वल वर्क इक्वल पे का आपका जो कॉन्सेप्ट था वो लाया गया। द एक्ट ऑल्सो सीक्स टू प्रोवाइड फॉर मोर अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, और उनको स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में भी वुमेन्स को काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी गई। तो उस टाइम पे ये देखा जाता था कि जो वुमेन वर्कर्स थी आर विजिबल ऑलमोस्ट इन ऑल सेक्टर्स एंड ऑल ऑक्यूपेशन, बट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स आर सीन इन मैनुअल वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बैंकिंग, टीचिंग, हेल्थ केयर हैव ट्रेडिशनली बीन सीन एज द प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन फॉर वुमेन्स। वुमेन्स इस टाइप के जो जॉब होते थे बैंकिंग, टीचिंग, हेल्थ केयर, ये सब ऑक्यूपेशन को ज़्यादा प्रेफर करती थी। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि जॉब रिक्वायरिंग ऑड आवर्स ऑफ वर्क रिक्वायर परमिशन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो जॉब रिक्वायरिंग जिस जॉब में ऑड आवर्स ऑफ वर्क की ज़रूरत होती थी उसको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग उनको परमिशन लेना होता था, जिससे क्या हुआ, टू अलाउ वुमेन वर्कर्स टू वर्क ड्यूरिंग ऑड आवर्स एंड शिफ्ट ड्यूटीज अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड प्रॉपर प्रोटेक्शन। ऑड आवर और शिफ्ट ड्यूटीज करने के लिए उनको स्पेशल सर्कमस्टांसेस और प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए, तभी वुमेन जो है वो ऑड आवर्स या शिफ्ट ड्यूटी में वो काम कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पे एक पॉइंट है कि इन 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 टू गिव इक्वल राइट्स टू फीमेल सक्सेसर एट पार विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी 2005 के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट किए गए, जिसमें फीमेल सक्सेसर को भी इक्वल राइट्स दिया गया कि वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट ले सकती हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट है फ्रेंड्स कि एक हमारा जो है
वो 33% रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन पार्लियामेंट जो है वो आज भी पेंडिंग है। ये सिंस 2008 अभी तक ये पेंडिंग चला आ रहा है। क्यों? इट कुड बी पास ड्यू टू इट कुड नॉट बी पास ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ विल ऑन द पार्ट ऑफ मेल काउंटर पार्ट्स ऑक्यूपाइंग पावर सेंटर्स। तो ये स्टिल अभी पेंडिंग है हमारे पार्लियामेंट में पास होने के लिए। फिर नेक्स्ट जो है द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस हैज़ ऑलवेज बीन ए मेजर कंसर्न। सिक्योरिटी भी जो है वर्क प्लेस में वुमेन्स के लिए एक मेजर कंसर्न रहा है। तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा ये डाइवर्सिटी और जेंडर इशू जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर चैनल एंड लाइक एंड डिसलाइक आवर वीडियोज़। सो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।